सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके विज्ञान विषय के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ना और सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए हम चलेंगे। ऑलरेडी पवन सीरीज को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। आपका फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरा पवन सीरीज राजन सीरीज के सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ा के खत्म कर दिए हैं। आपका सेकंड पेपर भी पढ़ा के खत्म कर दिया है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इसको भी पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। पवन सीरीज भी राजन सीरीज भी ऑलरेडी आपको पता है कि हर विषय की मास्टर क्लास बनाई है हमने। मास्टर क्लास में एक ही वीडियो में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दिया है पढ़ा करके। तो वो सारे के सारे विषयों की मास्टर क्लास की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप उसको देख करके जाते हो तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है सही से तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको पढ़ करके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जूल मात्रक है कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का या शक्ति का। तो जूल मात्रक है वो है कार्य का और ऊर्जा का। तो कार्य का भी मात्रक है, ऊर्जा का भी मात्रक है। ये देखिए 2020 में पूछा गया है और भी कई सन में पूछा गया। अभी आप देखोगे तो जूल जो है ये कार्य का भी मात्रक होता है और ऊर्जा का भी मात्रक होता है। और आप लोग की जो पवन सीरीज है उसमें मैंने बता दिया है स्पष्ट रूप से कि ये दोनों का ही मात्रक जूल है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है रबी की फसल है मक्का, ज्वार, बाजरा या फिर चना। तो रबी की जो फसल होती है दोस्तों, ये जो फसलें गेहूं के साथ बोई जाती हैं, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, मटर हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन द जो है चना ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है। कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। और ये होती कैसे है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो जो पृथ्वी है ये सूर्य हो गया और ये चंद्रमा हो गया। तो ये सूर्य है दोस्तों, सूर्य की प्रकाशीय किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं और पृथ्वी के जब सीध में आ गया चंद्रमा तो इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर, तो जहां जहां चंद्रमा की छाया पड़ती है वहां वहां चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और अगर पूरी तरीके से पड़ गया तो पूर्ण चंद्र ग्रहण भी हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितनी भाग पर छाया पड़ेगी उतनी दूर चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देगा और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है डीपीटी के टीके से किसका बचाव होता है? डिप्थीरिया का, काली खांसी का या टिटनेस का। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। ये तीनों से क्या करता है? डिप्थीरिया से भी, काली खांसी से भी, टिटनेस से भी ये बचाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी है। तो दोस्तों जो Ca है इसकी संयोजकता है +2, तो ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़े में, इल्लियों में या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है रोगाणु प्रतिरोध में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है खरीफ की फसल इसमें से कौन है। तो गेहूं, चना, मटर ये सब रबी की फसलें हैं। तो बचा कौन? धान। ये खरीफ की मुख्य फसल होती है धान। क्वेश्चन नंबर 8 है हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है। दोस्तों तो ये खरपतवार निकालने के काम आता है। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है डिबलर से बुआई नहीं होती है गेहूं की, चने की, बाजरे की या धान की। तो धान की रोपाई इससे नहीं हो सकती, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है अपलावन या प्रवाह विधि, कूर्ण विधि, क्यारी विधि या छिड़काव विधि। तो सिंचाई की जो कटाऊ पानी विधि है यह अपलावन या प्रवाह विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है। तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है। ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर अ, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं यांत्रिक लाभ बराबर होता है W इंटू एफ के, W अपॉन एफ के, W प्लस एफ के या W माइनस एफ के। दोस्तों भौतिक और इंजीनियरिंग में किसी मैकेनिज्म द्वारा उत्पन्न बल तथा उस पर लगाए गए बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो आउटपुट फोर्स अपॉन इनपुट फोर्स का क्या होता है? ये
अनुपात होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ब जो है W/F ये सही हो जाएगा। यही होता है यांत्रिक लाभ के बराबर, यानी कि उस वस्तु द्वारा कितना बल लगाया गया है या कार्य किया गया है अपॉन उस पर बाहर से कितना बल लगाया गया उस वस्तु पर, तो इसी का अनुपात क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरल मशीन है मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी या उपरोक्त सभी? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, घिरनी। घिरनी क्या है? सरल मशीन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, कम, अधिक, नहीं या समान रूप से? तो वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है कम। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि हम जब वृक्ष लगा देते हैं दोस्तों, कोई भी पेड़ हमने लगाया तो पेड़ हम कहाँ लगाते हैं? धरती पर ही लगा रहे हैं, पृथ्वी पर। तो ये जो पेड़ है इसकी जड़ें जो होती हैं, जितनी भी दूर इसकी जड़ें जाती हैं, ये जड़ें क्या करती हैं? जो मिट्टी होती है, मिट्टी को बांध के, मिट्टी को रोक के रखती हैं, क्योंकि ये जड़ें मिट्टी में ही तो फैली होती हैं। तो जब बारिश आती है, बारिश आए कुछ भी आए, तो क्या होता है कि बारिश के आने पर भी जो मिट्टी गीली होती है ऊपर की वो थोड़ी बहुत बहती है, लेकिन जो जड़ें बांध के रखती हैं वो मिट्टी बिल्कुल नहीं बह पाती है। तो इस तरीके से भूमि का कटाव क्या होता है? जो मिट्टी है इसका कटाव बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर पेड़ नहीं होता इस जगह पर तो क्या होता? इस जगह पर अगर बाढ़ आती है कुछ भी आता है तो यहाँ की जितनी मिट्टी होती है वो मैक्सिमम ऊपर की सब बह जाती है। लेकिन वृक्षारोपण से क्या होता है? जो मिट्टी होती है उसको जड़ें क्या होती हैं, इस पेड़ की जड़ें क्या करती हैं? उसको रोक देती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी, बलुई यहाँ नाम से पता लग रहा है कि बालू इसमें ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज भी दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन आ ही है, 60 to 80% इसमें बालू होता है, यानी कि रेत होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नियमित खाद के प्रयोग से क्या होता है? उपज में वृद्धि होती है, मिट्टी की वृद्धि होती है, पानी की वृद्धि होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम रेगुलर खाद डालते हैं किसी भी फसल में, तो जो उपज होती है, जो फसल होती है, वो उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, यानी कि फसल हमें ज्यादा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक या एक मशीन? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 7, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है चिमटा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुनः प्राप्त होने वाली या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? दोस्तों अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों को आप ध्यान से समझिएगा। अगर जो हमें पुनः प्राप्त हो रही है उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं या ऊर्जा का असीमित साधन भी कहते हैं। और ऊर्जा के असीमित साधन में सौर ऊर्जा आता है जिसको हम दोबारा फिर प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा आता है, इसके अलावा जल ऊर्जा या जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं वो भी इसमें आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं, ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं या नवीकरणीय स्रोत हैं जो कभी नहीं खत्म होंगे, चाहे वो बहते हुए जल से जल की ऊर्जा हो या बहते हुए पानी की ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, ये हमें हमेशा दोबारा मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे ऊर्जा के स्रोत अनवीकरणीय कहलाते हैं जो हमें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे एक बार खत्म होने के बाद, चाहे वो कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, मिट्टी का तेल हो, एलपीजी सिलेंडरों में जो गैस भरी जाती है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं और फिर ये दोबारा नहीं मिलेंगे, चाहे कोयला हो। तो इस तरीके से ये अनवीकरणीय है या पुनः प्राप्त ना होने वाले, एक बार खत्म होने के बाद पुनः नहीं मिलेंगे, इसीलिए इन्हें हम सीमित संसाधन कहते हैं जो एक बार खत्म हो जाएंगे फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं, तो पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? ज्वार भाटा की ऊर्जा, बिल्कुल सही, ऑप्शन आ ही है। बाकी प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो ये अनवीकरणीय में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है, तो अनवीकरणीय में यहाँ पर देखिए कोयले की ऊर्जा आ जाएगी। ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार खत्म हो गई तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन हो गया इसमें? ज्वार भाटा। और अनवीकरणीय में कौन हो गया? कोयले की ऊर्जा। तो याद रखिएगा कि जो नवीकरणीय साधन है वो पुनः मिल जाएंगे हमको, दोबारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अनवीकरणीय है, जो पुराने हैं, जो सीमित है, वो हमें एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में अति लघु उत्तरीय में भी पूछा गया है और बहुविकल्पी में भी पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, कैसे बदलेंगे? सोलर कुकर द्वारा, सौर जल उष्मक द्वारा, सौर भट्टी द्वारा या सौर सेल द्वारा। तो सौर सेल से जो हमारे घरों के ऊपर जिसके भी यहाँ लगा होता है सोलर पैनल, ये क्या करता है? ये सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश से चार्ज होता है और एक बैटरी क्या करता है? ये चार्ज करता है। और जब चार्ज हो जाती है बैटरी तो फिर शाम के टाइम पे हम क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश से जो बैटरी चार्ज होती है शाम को, वही क्या करती है? उसी की मदद से हम बल्ब जलाते हैं, हम फैन चलाते हैं,
तो इस तरीके से जो सौर सेल है ये क्या है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्य क्या है, सदिश राशि, अदिश राशि। तो कार्य की कोई दिशा नहीं होती, इसीलिए ये अदिश राशि होती है। ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है। तो ऊर्जा का जो मात्रक है ये जूल होता है। ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है दोस्तों ये 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है चिमनी, सूर्य, लालटेन या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल कितने के बराबर होता है। तो 1 जूल यानी कि W बराबर F इंटू डी। तो W क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और F यानी कि बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, गुणे जो D यानी कि विस्थापन, विस्थापन यानी कि दूरी, तो ये होता है मीटर में। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया, जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ भी 1 न्यूटन, यहाँ भी 1 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में सरल मशीन कौन सी है, पहिया, घिरनी, पेंच या सभी। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर द, ये सभी क्या है, सरल मशीनें हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सीढ़ी होती है ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक होती है। तो ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन, म्यूसिन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 31 है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन है। जो हमारे शरीर में जो शुगर है उसका बैलेंस बना के रखता है वो हार्मोन कौन सा, हम सभी को पता है इंसुलिन हार्मोन है जो निकलता है, जिसकी वजह से जो शर्करा की मात्रा होती है वो नियमित होती है हमारे शरीर में, जो जो शर्करा की मात्रा को कंट्रोल में करके रखता है। या अगर ये नहीं सही से प्रोड्यूस होता है ये हार्मोन तो लोगों को डायबिटीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, दोस्तों देखिए कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का जो कार्य करता है, यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है, यानी कि शरीर में इनको कौन पहुंचाता है सही जगह तक, पैराथॉर्मोन, डाइबेटोजेनिक, रेनिन या फिर पेप्सिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, पैराथॉर्मोन। क्वेश्चन नंबर 33 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो KEDA, कीड़ा, कीड़ा जल में, कीड़ा जो है वो जल में नहीं घुलेगा, कीड़ा जल में नहीं घुलेगा। तो जल में कौन घुलेगा, BC जल में घुल जाएगा। तो याद रखना है आपको कि जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी दोनों हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ब और ऑप्शन सा दोनों सही होगा। और वसा में घुलनशील है, KEDA कहाँ घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है, फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा या फिर किण्वन द्वारा। दोस्तों राइट आंसर है पाश्चुरीकरण की क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, इसको संरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ निहित होता है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों में, या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में निहित रहता है, क्योंकि यही केंद्रक में होते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के प्रोटॉनों की संख्या के। तो राइट आंसर यही है ऑप्शन नंबर ब, प्रोटॉनों की संख्या के। क्वेश्चन नंबर 38 है, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर पूछा है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन स्थित होते हैं। तो ऑप्शन आ जो है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों स्थित होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। अगर अष्टक पूरा हो गया यानी कि यह निष्क्रिय गैस हो गया, जैसे कि हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 40 है, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है। परमाणु के द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक कार्बन 12, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो राइट आंसर दोस्तों है कार्बन 12। क्वेश्चन नंबर 41 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है ऑप्शन नंबर अ, CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 42 है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों जो भौतिक परिवर्तन होता है, इसके पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि अब कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ को काट करके इसकी लकड़ी से हमने कुर्सियां बना दी, मेज बना दिया, बेड बना दिया, सोफा बना दिया। तो ये लकड़ी से का आकार क्या हुआ, पहले हम इसको पहले हम इसको पेड़ कह रहे थे, पेड़ को काटा तो ये लकड़ी हो गई। अब इस लकड़ी का हमको जो भी मन आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, वो चीज इससे बना ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इससे बना ले रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर पेड़ था, पेड़ से इसको लकड़ी कहा हमने, लकड़ी से इसको मेज कुर्सी सब कुछ कह रहे हैं। तो इस तरीके से वस्तु का नाम तो परिवर्तित हो गया, लेकिन जो उसके अणु है, जो लकड़ी है, वो तो वाकई में लकड़ी ही रहेगा ना। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना या सब्जी का पकना। दोस्तों ऑप्शन नंबर 7 जो है सही हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती के जलने में दोस्तों देखिए, जो मोमबत्ती है, जब मोमबत्ती जलती है तो आपने देखा है कि मोमबत्ती जलते हुए क्या करती है, पिघलती भी है और वो क्या करती है, प्रकाश भी देती है। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश भी दे रही है और ऊष्मा भी दे रही है, प्रकाश और ऊष्मा दोनों दे रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश ऊर्जा, आप देखिए यहाँ पर जलने के बाद क्या निकलता है, प्रकाश ऊर्जा से ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए मोमबत्ती पिघल भी रही है, लेकिन आप देखते हो मोमबत्ती जलते जलते एक समय ऐसा आता है कि वो बुझ जाती है, लेकिन जो टुकड़े हैं वो फिर से बाद में क्या होते हैं, वो जम जाते हैं, तो मोमबत्ती फिर अपने पहले वाले रूप में आ जाती है। लेकिन जो मोमबत्ती धीरे धीरे जलते हुए खत्म हो गई, वो किसमें परिवर्तित हुई, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा में परिवर्तित हो गई, यानी कि इसमें रासायनिक परिवर्तन भी हुआ। तो प्रत्यावर्तित में क्या होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन मिलकर के काम करते हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, ये तो भौतिक परिवर्तन है क्योंकि कोयले के कण तो बदल नहीं रहे हैं। कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज तो वही है, उसको बस केवल फाड़ दिया गया है। कागज का जलना या कांच की बोतल का टूटना, कांच की बोतल को अगर हम तोड़ भी देंगे तो उसके मेन कण तो कांच ही रहेंगे, लेकिन अगर कागज को हमने जला दिया तो क्या मिलेगी हमें, राख। अब इस राख से वापस हम कागज बना सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जिस परिवर्तन में हम वापस वही पदार्थ नहीं पाते हैं, जैसे कि कागज का जलना, कागज से राख हो गया, राख से वापस कागज नहीं बना सकते। एक बार हमने दूध से दही बना दिया तो वापस हम दही से दूध नहीं बना सकते। तो इस तरीके से ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, ज्वालामुखी का फूटना क्या है? ज्वालामुखी का फूटना मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनियमित परिवर्तन। तो ज्वालामुखी हुआ, भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, ये कभी कभी आते हैं, तो ये अनियमित परिवर्तन हुए, यानी कि नियमित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिन रात का होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन या नियमित परिवर्तन। दोस्तों दिन रात का होना तो प्रकृति का नियम भी है और ये नियमित होता भी है, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पित्त रस कहाँ बनता है? अमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में या यकृत में? दोस्तों ये बनता है यकृत में, तो ऑप्शन दा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, कैंची, बोझ कूड़ा ढोने वाली गाड़ी या फिर चिमटा। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में दोस्तों आता है चिमटा, ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे सरौता भी दिया, सरौता द्वितीय श्रेणी में आता है। बोझ या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी जो होती है जिसमें कूड़ा ढोया जाता है, वो भी द्वितीय श्रेणी में ही आता है दोस्तों। और प्रथम श्रेणी में कैंची आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो हम सभी को पता है कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और वो भोजन के उपरांत क्या देते हैं, ऑक्सीजन। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, या परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो दोस्तों राइट आंसर होगा परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, यही होते हैं समस्थानिक। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो खत्म हो गया आपके साइंस का। आपको सारे के सारे विषयों की मास्टर क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें मैंने पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा के खत्म कर दिया है। सारे विषयों के पवन सीरीज की वीडियोस, राजन सीरीज की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो। अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करोगे तो हम आपको दे देंगे। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि
जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखोगे। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सारे विषयों की वीडियोस भी मिलेंगी और कुछ पीडीएफ भी जो हमारे पास अवेलेबल होगा उसको भी हम देते हैं वहां पर। तो आप लोग प्लीज जुड़ जाइए टेलीग्राम से भी, और आपके लिए ऐसे वीडियोस ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। दोस्तों जय हिंद।